पौड़ी जिले को सरकार की तरफ से बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सतपुली में प्रस्तावित 56 करोड़ की झील का शिलान्यास किया। वहीं इस दौरान चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र की 156 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। सतपुली के रामलीला मैदान में आयोजित हुए कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के साथ ही लैंसडौन विधायक दिलीप रावत भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि झील बनने से सतपुली की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। सतपुली झील टूरिस्ट डेस्टिनेशन का नया नाम बनेगी और झील सतपुली के लिए एक वरदान साबित होगी। आज सतपुली के न्यार नदी में बनने वाले इस बैराज से इस पूरे क्षेत्र में एक पर्यटन के क्षेत्र में, यहाँ पर आजीविका के क्षेत्र में, आर्थिकी के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम इस के से होगा और एक बड़ा परिवर्तन आएगा और विकास का एक ये योजना इस मेरे सामने। अवैध मदरसों को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम धामी का कहना है कि प्रदेश में संचालित हो रखे सभी मदरसों से पहचान पत्र मांगे जाएंगे। कौन कहां से आया है इसकी भी जांच होगी और कोई पकड़ा गया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि गृह मंत्रालय को प्रदेश सरकार ने निर्देशित कर दिया है, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और सभी डीएम को भी इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। ध्वनियों से जोरदार एक बार हमारे प्रधान सेवक जी का स्वागत एवं अभिनंदन होना चाहिए। देखिए, हमने गृह मंत्रालय को निर्देशित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने भी सभी जिलाधिकारियों को अल्पसंख्यक जो कल्याण विभाग है हमारा, उसको निर्देश दे दिए हैं कि ऐसे मदरसे जहां भी अवैध रूप से बनाए गए हैं उन सब पर कार्रवाई करें। सबके जो पहचान पत्र हैं उसकी जाँच करें, कौन कहाँ से आया है, किस पृष्ठभूमि से आया है। अगर कहीं भी कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई है। उत्तराखंड में कुछ समय बाद निकाय चुनाव होने हैं और चुनावों से पहले पुलिस ने राजधानी के कुछ इलाकों में वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू की है। ये वो इलाके हैं जहां पर माना जा रहा है कि बांग्लादेशियों के साथ ही रोहिंग्या और असम के लोग भी बड़ी संख्या में अवैध रूप से रह रहे हैं। न्यूज 18 की टीम ने उन्हीं इलाकों में जाकर ग्राउंड पर पड़ताल की। राजधानी देहरादून के साथ थाना क्षेत्रों में असम और बंगाल के 2 जिलों के करीब 170 से ज्यादा परिवार बसे हैं। इनमें 50 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिनके पास दोनों जगहों के पहचान पत्र मिले हैं। अब इनकी जांच पुलिस कर रही है। इसकी पड़ताल के लिए न्यूज 18 की टीम सहसपुर की सपेरा बस्ती पहुंची। हैरानी की बात यह है कि इन लोगों के पास उत्तराखंड के आधार कार्ड बन चुके हैं। पुलिस के मुताबिक कई लोग संदिग्ध बांग्लादेशी हो सकते हैं, जबकि इन लोगों को यहाँ लंबा समय हो चुका है। सरकारी जमीन पर बसे होने के चलते कई बार इन्हें हटाने की भी कोशिश हुई। मेरा नाम सोनम है। हम यहाँ बहुत साल से रह रहे हैं, 100 साल से भी ऊपर हो गए। यहाँ पे रहते रहते हमारे बाप दादे सब यहाँ से रहते हैं। पुलिस आती है, हमें बोलते हैं कि सरकारी जगह में आप पड़े हो, यहाँ से उठना पड़ेगा। हम कहाँ जाएंगे? अगर उठ जाएंगे तो यहाँ पे सब गरीब लोग हैं, हमारी बस्ती है, कब से रह रहे हैं हम यहाँ पे। पूछा करती है कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, अपना पीछे का वो बताओ। जब पीछे का क्या बताएं, 100 साल से यहीं रह रहे तो क्या बताएं कहाँ से बताएं कहाँ से। जो हमारे बुजुर्ग के जो पुराने बिल थे वो भी हैं हमारे पास, जो उनके आधार कार्ड सब है हमारे पास। अर्जी जो सुविधा पानी की थी वो भी पहले बहुत दूर से भर के लाते थे पानी। उस हर बंदे का कनेक्शन लगा हुआ था बुजुर्गों का ना, तो उसमें उनके जो बिल हैं वो भी हमारे पास हैं अभी तक। पुलिस की माने तो इनमें से ज्यादातर लोग आपराधिक वारदातों में शामिल रहते हैं और बांग्लादेश के भी सिर्फ 2 जिलों के लोगों का यहाँ होना शक पैदा करता है। इसलिए वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जा रही है। एक ही जगह से इतने ज्यादा आधार कार्ड निर्गत होना कहीं ना कहीं सस्पिशन लगता है, तो इसलिए हमने सारे डॉक्यूमेंटेशन करके और असम और वेस्ट बंगाल से वेरीफाई कर रहे हैं क्या ये वहाँ के मूल निवासी हैं, उनका मूल निवास है तो कहाँ पर है। क्योंकि कुछ लोग ने वहाँ पर किराए का एड्रेस दर्शाया हुआ उसमें, और किराए के एड्रेस में वो जो हमारी जानकारी मिली कि वहाँ पर बहुत साल पहले रहते थे, तो उनके मूल एड्रेस कहाँ पर है। अगर वो वहीं के रहने यहाँ के निवासी हैं, चाहे वेस्ट बंगाल के हैं, असम के हैं, तो वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर नहीं है तो इसलिए हमने डॉक्यूमेंटेशन किया है और ये हमारी टीम लगी हुई सत्यापन को वेरीफाई करने के लिए, और कुछ एरियाज और चिन्हित हुए हैं जहाँ पर हमारी अगली कार्रवाई भी शीघ्र होने वाली है।
निकाय चुनाव से पहले पुलिस एक्टिव नजर आ रही है और न सिर्फ अपराधी बल्कि संदिग्ध लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। विकास नगर से कुलदीप के साथ देहरादून से सत्येंद्र बरतवाल की रिपोर्ट। विकासनगर के बैरागीवाला गांव में 2 सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों की शिकायत बीते दिनों देहरादून डीएम को दी गई थी, जिसके बाद डीएम के निर्देश पर एडीएम के नेतृत्व में तहसील प्रशासन की टीम मामले की जांच के लिए मौके पर पहुंची। जांच टीम ने बैरागीवाला गांव में 2 जगह पर ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जा पाया। कब्जा करने वाले भूमाफिया ने जमीन पर अवैध प्लॉटिंग तक कर डाली थी। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध प्लॉटिंग को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया, जबकि दूसरी जगह पर करीब 4 से 5 बीघा सरकारी भूमि में गेहूं बोया गया था, जिसके चलते कब्जाधारी को शनिवार तक वहां से फसल हटा लेने के लिए निर्देशित किया गया। तो शिकायतें काफी दिनों से आ रही थी, तो जिलाधिकारी महोदय का निर्देश था कि एक बार मैं स्वयं भी जाकर देख लूं। तो आज मैंने लगभग 2 गांवों का निरीक्षण किया है और जिस हिसाब से शिकायत की गई थी उस तरह का तो अतिक्रमण नहीं पाया गया, थोड़ा थोड़ा अतिक्रमण पाया गया है। राजस्व विभाग की टीम है और आज यहाँ पर एक छोटी सी जगह पर अतिक्रमण पाया गया था, ग्राम समाज की थी, जेसीबी से उसको तोड़ दिया गया है। बीजेपी खुद को अनुशासित पार्टी कहती है, लेकिन निकाय चुनाव का आरक्षण घोषित होने के बाद लगातार पार्टी के अंदर अनुशासन तार-तार हो रहा है। सबसे बड़ी बात, बीजेपी की अनुशासन समिति ही अब सवालों के घेरे में आ गई है। निकाय चुनाव से पहले बीजेपी के नेताओं के बेबाक बयान थमने का नाम नहीं ले रहे। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने विकास नगर सीट पर आरक्षण पर सवाल उठाया तो लैंसडाउन विधायक दलीप सिंह रावत ने अपनी ही पार्टी के नेता को निर्दलीय चुनाव लड़ने की नसीहत दे दी। अब हैरानी ये है कि खुद को अनुशासित पार्टी कहने वाली बीजेपी का इस पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ, जबकि पार्टी नेता खुद मानते हैं कि ऐसे मामलों पर गंभीरता दिखाई जानी चाहिए। नहीं कि सार्वजनिक बयानबाजी ये ठीक नहीं है, पार्टी के हित में नहीं है और इसलिए विपक्ष को भी मौका मिलता है। इसलिए मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि इस प्रकार का संज्ञान लेते हुए जिस तरह की बयानबाजी कतई न करे और जो करे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दोनों नाम हैं। इससे पहले भी प्रणव चैंपियन हो, महेश जीना, प्रमोद नैनवाल या फिर मंत्री रेखा आर्य, इनके बयानों से पार्टी की खूब किरकिरी हुई, लेकिन बीजेपी की अनुशासन समिति हर बार सफेद हाथी ही साबित हुई और अनुशासन समिति ने आज तक किसी भी नेता को नोटिस तक थमाने की जहमत नहीं उठाई। देखिए, पार्टी तो एक राजनीतिक पार्टी है, लेकिन हम एक परिवार के रूप में संगठन को चलाते हैं और जिस तरह से परिवार में कुछ छोटी मोटी बातें बीच में कभी आती भी हैं तो हम उसको आपसी बातचीत के माध्यम से उसका हल निकाल लेते हैं। और आज हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता हों, पदाधिकारी हों, वो टीम भावना के साथ में काम करते हैं। हालांकि हरक सिंह और राजकुमार ठुकराल पर एक्शन जरूर हुआ, लेकिन तब तक वो खुद ही पार्टी को अलविदा कह चुके थे। लिहाजा बीजेपी के अनुशासन और पार्टी की अनुशासन समिति के काम और नाम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। हल्द्वानी नगर निगम का चुनावी गणित रोचक होता जा रहा है। बीजेपी के पर्यवेक्षकों ने उम्मीदवार तय करने के लिए रायशुमारी शुरू कर दी है और दावेदार पर्यवेक्षकों के सामने अपनी दावेदारी जता रखी है। ऐसे में दावेदारों में सबसे बड़ा नाम है बीजेपी पूर्व प्रदेश महामंत्री और मंडी परिषद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गजराज सिंह बिष्ट का, जो मेयर के लिए अपना आवेदन लेकर करने बीजेपी के कुमाऊं ऑफिस पहुंचे और अपना दावा पेश किया गया और बीजेपी नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कहा गया कि बीजेपी के मेयर प्रत्याशी होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे मुख्यमंत्री धामी जी हों, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हों या हमारे प्रभारी दुष्यंत जी हों, रेखा जी हों, सभी लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। सभी ने मेरा काम देखा है, सभी मेरे कार्य की सराहना करते हैं। मैं केवल उत्तराखंड के अंदर नहीं, केवल हल्द्वानी में नहीं, मैं प्रदेश के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते चुनाव लड़ाने गया हूं और भारतीय जनता पार्टी के नाते इस प्रदेश के अंदर भी कई मैंने चुनाव लड़ाए हैं और आज निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मेरे ऊपर विश्वास जताएगा। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि हरिद्वार की राजनीति में इन दिनों भड़ाना बंधुओं की काफी चर्चा है। करतार मंगलौर से चुनाव लड़ चुके तो
अवतार लक्सर में जमीन तलाश रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति करने वाले दोनों भड़ाना बंधुओं ने हरिद्वार के नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। देखिए, हरिद्वार जिला भले उत्तराखंड का हो, लेकिन यहाँ की सियासत में बड़ी छाप उत्तर प्रदेश की है। यही वजह है कि बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी सबका असर यहाँ है। पर मंगरौली चुनाव के बाद हरिद्वार की सियासत में भड़ाना बंधुओं की चर्चा है। ये हैं करतार सिंह भड़ाना, जिन्होंने मंगरौली उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। तो ये हैं उन्हीं के सगे भाई अवतार सिंह भड़ाना, जो कांग्रेस पार्टी में है और 4 दिन पहले लक्सर में जन्मदिन पर कंबल बांटकर चर्चाओं में आए। दोनों भाई उत्तर प्रदेश के गुर्जर जाति से आते हैं, इसलिए हरिद्वार में गुर्जर जाति में अपना सियासी भविष्य तलाश रहे हैं। मैं कोई जरूरी है यहाँ, ये तो मेरी कौम फैसला करती है। मैं कहाँ से चुनाव लड़ूंगा। पहले भी मुझे ये कहते थे, वो जो लोग छोटी सोच के लोग हैं, वो सोचते हैं यहाँ से एमएलए के, अरे मैं एमएलए क्या, मंत्री रह लिया, एमएलए रह लिया उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में। उसकी असेंबली देखी जो हिंदुस्तान की सबसे, सुनिए मेरी बात, हिंदुस्तान में की सबसे बड़ी असेंबली है उत्तर प्रदेश का लखनऊ। मैं उसमें रह लिया, मैं लोकसभा में रह लिया, तो मुझे समझता है कि मेरे, इसीलिए मैंने सब लोगों को जन्मदिन मनाने का फैसला किया। मंगरौली चुनाव में करतार सिंह भड़ाना को कांग्रेस ने बीजेपी का आयातित नेता बताया, तो अब लक्सर में कांग्रेस नेता अवतार सिंह की एंट्री से बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की टेंशन बढ़ी है। लक्सर में बीजेपी विधायक रहे संजय गुप्ता के मुताबिक जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो हरिद्वार के पूर्व नेता हरीश रावत के मुताबिक चुनाव कोई कहीं से भी लड़ सकता है, लेकिन सिर्फ पैसे के दम पर उत्तराखंड में पांव जमाने की सियासत ठीक नहीं है। सबका स्वागत है और जनता तय करती है, जनता सर्वोपरि है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता तय करती है। और ये तो गरजने वाले बादल जो आते जाते रहते हैं। और तो ये छोटा राज्य है, इस राज्य की पूरी राजनीति भी और यहाँ का सामाजिक जीवन भी बिल्कुल हाईजैक हो जाएगा। तो अवतार सिंह भड़ाना के विषय में या करतार सिंह भड़ाना के विषय में यदि वो यहाँ की धरती के साथ जुड़ करके यहाँ के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं किसी को होनी चाहिए। लेकिन आप केवल धन बल से आकर के चुनाव जीत करके जाएंगे तो इससे एक गलत परंपरा बढ़ जाएगी। हरिद्वार में एंट्री करने वाले भड़ाना बंधु अलग अलग दलों से यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश में राजनीति कर चुके हैं। अब दोनों भाइयों की नजर बीजेपी और कांग्रेस से हरिद्वार की 2 मंगरौली और लक्सर सीट पर है। ऐसे में संसाधनों से मजबूत भड़ाना बंधुओं ने हरिद्वार में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के मन में बेचैनी जरूर बढ़ा दी है। हरिद्वार से पुलकित के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। बागेश्वर के कुंवारी की तलहटी पर बहने वाली शंभू नदी में बार बार आर्टिफिशियल झील बनने से आसपास के लोग लंबे वक्त से दहशत में थे। बीते महीने बनी झील की लंबाई करीब 2 किलोमीटर तक थी। इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन ने सिंचाई विभाग के नेतृत्व में एक टीम भेजी। टीम ने झील की जांच के बाद मुहाना खोलने का कार्य शुरू कर दिया। इसके बाद झील से काफी पानी बाहर निकाल लिया गया और झील के फटने का खतरा कम हो गया है। संबंध में जो शंभू नदी पे एक आर्टिफिशियल लेक निर्मित हो जाती है विगत कुछ वर्षों से, तो उसमें हम लोगों की टीम वहां पर उसका मौका मुआयना किया गया था टीम के द्वारा, और फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा उसका जो जहां से आउटलेट होता है उसको खोला गया। विगत वर्षों में भी ऐसा किया गया था और वहां से जो पानी है वहां पर उसका डिस्चार्ज हो रहा है। बागेश्वर के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने निकाय चुनाव के चलते कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक ली और निकाय चुनावों में दावेदारी पेश करने वाले नेताओं की नब्ज टटोली और साथ ही चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की, साथ ही संभावित उम्मीदवारों से मुलाकात की। कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, और ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे नगर पंचायत, पालिका, निगम
ये सब जो है विकास को धरातल पर उतारने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक माध्यम बनते हैं। तो कोशिश यही है कि बागेश्वर जिले की जितनी भी हमारी नगर पंचायत और पालिकाएं हैं, इनको हम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते। सोशल मीडिया पर ऋषिकेश का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कुत्ता बुलेट की सवारी करता हुआ देखा जा रहा है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुत्ता पालतू है। बुलेट चालक अपने कुत्ते को बुलेट की टंकी पर बैठाकर सैर करा रहा है। शहर की कई सड़कों पर ये डॉगी बुलेट के साथ सवारी करते हुए दिख रहा है और लोग भी इसका मजा ले रहे हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक और शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम से रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में लाखों रुपए खर्च कर म्यूजियम बनाया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस म्यूजियम पर अब ताला लटक गया था और ये म्यूजियम उस जगह पर बना है जिस पर जिम कॉर्बेट ने नरभक्षी गुलदार का शिकार किया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस म्यूजियम को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक